जो फतह दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी। दयालु मालिक है, लड़ाई तक तुम्हें अच्छा कर दूंगा। तुम किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? मिस्र की समृद्धि महोत्सव में लड़ाई करेंगे। तुम भी दौलत हासिल करोगे। मैं तुम्हारे जैसे खून चूसने वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लोग दुनिया की तमाम हैरत अंगेज चीजों को नहीं देखते, लेकिन दो मुर्गों की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं उन्हें वही देता हूं जो वे चाहते हैं। मेरा काम एक तरह की सेवा है। हमें कैद करके तुम नहीं जानते कि किस मुसीबत में फंस गए हो। ऐसा है क्या? क्या तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? बता दो ताकि हमें पता चले। तलवार मुझे दो। एक ईसाई और मुसलमान योद्धा को एक साथ लाने का कारण? आप किसके सैनिक हैं? ना हम सैनिक हैं, ना ही शूरवीर। अगर परेशानी पैसे की है तो तलवार मुझे बेच दो। मैं इसकी 3 गुना कीमत दूंगा। तुम हालात से बेखबर हो नौजवान। तलवार और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो। आखिरकार हम आमने सामने मिल सके। युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को थकाने से हम थक गए। मेरी अच्छी नीयत का एक बयान के रूप में मैंने आपको यहां इसी दरवाजे पर स्वागत करना चाहा जहां पैट्रिक सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था। यरूशलेम में हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरुद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरुद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा। क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? अभी रवाना होने के लिए तुम तैयार नहीं हो? मजबूर हूं, मुझे दमिश्क जाना होगा। क्या तुम वहां पर रहते हो? तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकते। तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने घोड़े पर सवार करके तुम्हें रास्ते के इख्तिताम तक ले जा सकता हूं। तुम मुझे मफरूर हालत में क्यों लगते हो? अब ये बात कहां से आ गई? नहीं जानता। शायद तुम्हारे नाम की वजह से। यूनुस, मैं कुरान में पैगंबर यूनुस के किस्से को बहुत अच्छी तरह जानता हूं।
जब उनको दिया गया फरीजा ज्यादा भारी हो गया तो वो अपनी कौम को छोड़कर भाग गए। तुम बताओ, तुम कौन से फरीजे से पीठ फेर रहे हो? नहीं मालूम, शायद इसके लिए मुझे भी किसी मछली के पेट में जाना होगा। ये कैसा इम्तिहान है या रब। उसका दिल मेरे दिल के अंदर धड़क रहा है, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक सांस ले रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन आपका ये खादिम भी आपसे मुत्तफिक है मेरे सुल्तान। मेरे दिल में भी कोई उदासी नहीं। मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। दुआ है कि वो जिंदा रहे और सही और सलामत रहे। उसे ढूंढते रहो आजीज। मेरे सुल्तान, मिस्र में जो आपके वफादार हैं और दिरगाम के खिलाफ हैं, उनकी मदद से शहवार की हिमायत करने वाले लोगों पर जुल्म रोक दिया गया है, लेकिन दिरगाम में कोई रहम नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा खबरों के मुताबिक खुसूसन वो लोग जो अहले सुन्नत के ताबे हैं, उनका वजूद खतरे में है मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, ये बादशाह अमालिक की तरफ से है। अपनी ताज पोशी के लिए उसने आपको यरूशलेम आने की दावत दी है। वो चाहता है कि मैं शिरकत करूं, ताकि सब लोगों को लगे कि मैं उसके बादशाह बनने से राजी हूं। आप बहुत मुश्किल वक्त में हमारे महल में आए हैं। मैं आपकी इस आमद में हिकमत तलाश करता हूं। मैं आपसे मिस्र के बारे में भी सुनना चाहूंगा। मेरा नाम काजी फाजिल है। मैं आपके सामने सभी किताबों को छोड़कर मिस्र की जमीन का बिना नाम का एक बेटा बनकर आ रहा हूं। मेरे लोगों की आदत है सुल्तानम, वो अपने हुक्मरानों के हाथों उन पर आने वाली आफात से लाताल्लुक नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये बेहिसी नहीं है। वो अपने आप को इस जमीन के हकीकी मालिक समझते हैं जहां वो रहते हैं, इसलिए वो घबराते नहीं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेहर हमाम के बर्तन की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है, लेकिन वो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं। और वो भी अंदर से जानते हैं कि दमिश्क का सुल्तान उनके बाप की जगह रखता है। मुझे अपना बेटा समझकर मेरी बात सुने। हमने सुना था कि आप किताबत में माहिर हैं, लेकिन हमने देखा कि आप खिताबत में भी माहिर हैं। बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूं। बाप बेटे के दरमियान बहुत से जाती मामले होते हैं। सुल्तान अकेले में बात करना मुनासिब है। दीर्घाम ने सियासी तौर पर बहुत बड़ी गलती की है सुल्तान। उसका जमीर भी उसे चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसने सलीबियों के साथ इत्तेहाद किया है। अगर सलीबी काहिरा में आबाद हुए तो ये एक ऐसे अलमिये को जन्म देगा जो सदियों तक जारी रहेगा। क्या आपके पास बादशाह अमलरिक और दीर्घाम के दरमियान इत्तेहाद का सबूत है? अभी तक नहीं, लेकिन मैं अपने नाम की तरह जानता हूं कि जरूर आएंगे। उन्हें दाखिल होने के लिए सुराख मिला तो वो इस मौके को जाया नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं अपने सिपाहियों को खतरे में डालकर आपकी मदद करूं। अच्छा बताओ, मैं उस शहवार के लिए ऐसा क्यों करूं? कौन जानता है कि कल वो अपने फायदे के लिए मुझे धोखा देगा। अब क्या खलीफा, जो बदकिस्मती से अब सिर्फ एक कमजोर साया है, मेरा साथ देगा? काहिरा में मेरा मुखालमा कौन होगा?
मिस्र की जनता की ओर से मैं आश्वासन देता हूं, अगर आप मदद का हाथ बढ़ाएं लोग अल्फाज से एक दूसरे को महसूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस उम्र में उस मरहले से बहुत पहले गुजर चुका था। मेरी याददाश्त इतनी मजबूत है कि मुझे याद है कि ये फातिमी ही थे जिन्होंने कुद्स को सलीबियों के हवाले किया था। आलम इस्लाम की मुश्किलात में इनका बड़ा हाथ है। उस पागल काफिर पर भरोसा करके वो समझते थे कि उन पर कोई आफत नहीं आएगी। उसने अपने हाथों से इस तौहीन की दावत दी। मैं मिस्र जरूर आऊंगा, लेकिन मैं सलीबियों के खेल के जरिए नज्म कायम करने नहीं, बल्कि फातिमी सल्तनत के वजूद को खत्म करने आऊंगा। उसका वक्त भी आएगा सुल्तान, क्योंकि आलम इस्लाम में आप वाहिद हुक्मरान हैं जो ये काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी मिस्र नहीं आते। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं। मेरा यकीन और मेरा फैसला भी वाजह है। जब तक अमीर सलाहुद्दीन गायब है, जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक नहीं। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त है? ये दमिश्क का रास्ता नहीं है। तुम कौन हो? शांत हो जाओ, शांत। तुम्हें उस कुएं से निकालकर पहाड़ की चोटी पर मारने के लिए नहीं लाया। रास्ते में कुछ टेम्पलर सैनिक थे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। तुमने इसे क्यों किया? मैंने वादा किया था कि मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। इस धरती ने उन मुसलमानों को बहुत देखा है जो ईसाइयों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की रक्षा करने वाला ईसाई। वजीर हजरत, चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता कि आप कहां हैं तो हम बुलाते। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं, यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये एक खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है?
अलप अरसलान की तारीख पैदाइश के मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। इब्न अल-असीर इसकी तारीख पैदाइश 1032 व 1036 के दरमियान मुकर्रर करता है। राहत अल-सुदूर का मुसन्निफ 1043 बताता है और ये भी बताता है कि इसका दौर हुकूमत 12 साल था और मरते वक्त उसकी उम्र 34 साल थी। मुसन्निफ रावनदी अलप अरसलान की शख्सियत की तौज़ी करते हुए लिखता है कि वो एक लंबे कद का आदमी था। इसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि जब वो शिकार के लिए जाता था तो उनके दोनों कोने बांध देता था और उसका तीर कभी खता नहीं जाता था। वो ऊंची टोपी पहना करता और लोग कहते थे कि उसकी टोपी और मूंछों के दरमियान 2 गज का फासला है। वो एक मुनसिफ हुक्मरान था। अपने फैसले जल्दी करता और अपनी रियाया पर बड़ी सख्ती से नाफिज करता। रमज़ान अल मुबारक के महीने में वो 15,000 दीनार तक मोहताजों में तकसीम करता। इसके अहद में इसकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। मावराल नहर से लेकर अक्साई शाम तक उसकी हुकूमत का इक़्तिदार रहा। मोहताजों के लिए इसने पेंशन भी जारी कर रखी थी। तारीख़ का बहुत शौकीन था। फतूहात अलप अरसलान की हुकूमत निहायत मुख्तसर थी, लेकिन इसके अहद में सल्जूकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। उसने तख्त नशीनी के 1 साल बाद ख्तलान और हरात पर कब्ज़ा कर लिया। फिर फारिस और किरमान की बगावतों को फ़रोग़ किया। इसके बाद इसने शाम पर कब्ज़ा कर लिया। अरब में फातिमियों की खिलाफत का कब्ज़ा और गलबा था। इससे अरबों को नजात दिलाई। मक्का और मदीना को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराया। फिर अलप अरसलान ने अलिफाशाई को चेक में रूमी लश्कर को शिकस्त देकर रूमी बादशाह देव जानिस रोमानूस को 1071 में मलाज करो के मकाम पर ऐसी खौफनाक हजीमत दी कि अलिफाशाई कूचक में रूमी सल्तनत के कसर की ईंट से ईंट बच गई। अलिफाशा लड़ाइयों में बहुत बड़ी फैसलाकुन लड़ाई है। इस लड़ाई में कैसर रोम गिरफ्तार हुआ और खराज देने की शर्त पर आज़ाद कर दिया गया। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 12,000 और ईसाइयों की 3 लाख थी। जब अलप अरसलान ने तादाद की कमी के सबब फौज में खौफ व हरास देखा तो कफन पहनकर तीर कमान जमीन पर फेंक दिया। तलवार हाथ में लेकर मैदान में कूद पड़ा। जब फौज ने ये हालत देखी तो जी तोड़कर लड़ी। इस वाक़या के मुतालिक मुस्लिम मुअर्रिखों ने एक अजीब बात लिखी है। वो बयान करते हैं कि अलप अरसलान के अमीर साद अल-दीन गोहर ऐन के पास एक घटिया और बदसूरत ग़ुलाम था, जिसकी शक्ल व शबाहत कुछ इस किस्म की थी कि निज़ाम अल-मालिक ने इसको फ़ौज में जाने की मुमानत कर दी और मुज़ा के तौर पर कहा, इसे फ़ौज में भेजने से क्या फ़ायदा होगा, ये कैसर रोम को थोड़ा ही कैद करेगा। लेकिन जब वही गिरफ्तार करके कत्ल करने ही वाला था तो बादशाह के एक ग़ुलाम ने इसे बताया कि यह हमारा कैसर है, इसलिए वो पकड़कर अलप अरसलान के पास ले गया। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें 3 मरतबा कहा था तो तुमने मानने से इनकार क्यों किया था? कैसर ने जवाब दिया, इस वक्त तान व तशनी से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हारे हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूँ। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि अगर तुम मुझे गिरफ्तार कर लेते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? कैसर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आता। अलप अरसलान ने फिर पूछा, अब तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? कैसर ने जवाब दिया कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या मुझे कैद करके तमाम इस्लामी ममालिक में घुमाओ। ये बात तो अब मुमकिन नहीं कि तुम मुझे मुआफ़ कर दोगे या मुझसे तावान वसूल करके मुझे अपना ग़ुलाम बनाओगे। अलप अरसलान ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैंने तो सबसे आखिरी बात करने का फ़ैसला किया है। चुनांचे 15 लाख तावान तय हुआ। सुलह के अहदनामे में ये भी तय किया गया कि रूमी आइंदा 50 साल तक इस्लामी हुकूमत पर हमला नहीं करेंगे। कैसर ने तमाम शराइत कबूल कर ले। अलप अरसलान ने इसी वक्त उसे खिलत और अखराजात के लिए 15,000 दीनार और एक खैमा अता किया और उसके उमरा भी रहा कर दिए गए। रावनदी के कौल के मुताबिक रूमियों की ये शिकस्त उनकी सल्तनत के लिए इस किस्म की ज़रबकारी साबित हुई कि इसके बाद वो कभी ना उभर सके। 2 साल बाद अलप अरसलान ने तर्कों से जंग की तैयारी की। 1972 अलप अरसलान 2 लाख फ़ौज लेकर दरियाए जीहवे तक आया और यहाँ इसने 3 हफ्ते क़याम किया।
یہاں اس کے سامنے خوارزم کا رہنے والا اور قلعے کا محافظ یوسف خوارزمی پیش کیا گیا، جس نے خوارزم کے قلعے کی حفاظت میں ہمت اور مردانگی کے جوہر دکھائے تھے۔ الپ ارسلان نے اس سے بعض سوالات دریافت کیے، لیکن ان سوالات کا جواب اس نے بڑی گستاخی سے دیا، جس سے بادشاہ سخت برافروختہ ہوا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں تھوک کر ہلاک کر دیا جائے۔ قیدی نے بدکلامی کرتے ہوئے کہا، مجھ جیسے بہادر انسان کا یہ انجام یوں ذلت کی موت مروتی ہو۔ الپ ارسلان نے طیش میں آ کر نگران سپاہی کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا اور کمان پکڑ کر خود اس پر تیر چلایا۔ تیر خطا ہو گیا اور پیشتر اس کے سپاہی قیدی کو پکڑتے اس نے تیزی سے الپ ارسلان پر خنجر سے حملہ کیا۔ قیدی تو اسی وقت مار دیا گیا، لیکن الپ ارسلان بھی اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا اور 1077 میں راہی ملک بقا ہوا۔ یہ فراش گوہر عین جس نے اومسف خوارزمی کو ڈنڈا مار کر قتل کر دیا، اس کا ایک لڑکا کچھ عرصہ بعد بغداد میں قتل ہوا۔ اس فراش نے ملک شاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، آقا، جیسے میں نے تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کیا تھا، تمہیں میرے بیٹے کے قاتل کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ قاتل کے ورثہ نے فراش کو بہت بڑی رقم دے کر راضی کرنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر ملک شاہ کو اس کے مارنے کا حکم دینا پڑا، کیونکہ فراش کسی اور طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ الپ ارسلان زخمی ہونے کے 2 دن بعد تک زندہ رہا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ملک شاہ تخت پر بیٹھا۔ الپ ارسلان کا قول تھا، کسی شخص کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اپنی لیاقت اور طاقت پر نازاں نہ ہو، ہمت سے کام لو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ ملک شاہ سلجوق 1072 تک 1092، جلال الدین ملک شاہ ابھی 17 یا 18 برس کا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی وسیع و عریض سلطنت سنبھالی۔ شروع میں اسے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الپتگین خان سمرقندی نے تبریز پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان ابراہیم غوری نے ملک شاہ کے وفادار چچا عثمان کو اسیر کر کے خزانے سمیت افغانستان لے گیا۔ ملک شاہ کا ایک چچا قادرت حکومت کا دعویدار بن کر رہے اور قرض کی طرف بڑھا تاکہ اپنے بھتیجے سے تخت چھین سکے۔ مجبور نہ بادشاہ کو اس کے مقابلے میں فوج بھیجنی پڑی۔ ہمدان کے قریب جنگ ہوئی اور قادرت یا قادرد کی فوج کو شکست ہوئی۔ قادرت کو شکست کے بعد گرفتار کر لیا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے دونوں لڑکوں سلطان شاہ اور ایران شاہ کو بھی گرفتار کر کے اندھا کر دیا گیا۔ اس موقع پر نظام المالک کو اتابک کے خطاب سے نوازا گیا۔ اگلے سال خلیفہ القائم کے فوت ہونے کے بعد اس کا پوتا المقتدی دربار خلافت کا وارث بنا اور 1 سال کے بعد فاطمیوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر لی، جو 1 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ اسی سال شاہ نے مشہور صدقہ قائم کی، جس میں دیگر علماء کے ساتھ عمر خیام نے بھی جلالی سال پر تحقیقات کرنے کا کام کیا۔ جلالی سال وہ تھا جو سلطان کی خواہش کے مطابق 1079 میں 15 مارچ کو نوروز مقرر کر کے شروع کیا گیا۔ 2 سال بعد 1081 میں ملک شاہ نے اپنی لڑکی کی شادی خلیفہ المقتدی سے کر دی۔ اسی سال اس کا لڑکا داؤد فوت ہوا۔ پہلے وہ بچے کی لاش کو دفن نہیں ہونے دیتا تھا، پھر جب اسے روکا نہ جا سکا تو اپنے آپ کو جان سے مارنے لگا، لیکن رفتہ رفتہ وہ یہ غم بھول گیا، کیونکہ قدرت نے اس کو ایک اور بچہ دیا جس کا نام سنجر رکھا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نظام المالک کے پیشرو کی دعا رنگ لائی۔ ملک شاہ کے دربار میں ایک مسخرہ جفرک نامی تھا۔ اس نے دربار میں نظام المالک پر کچھ آوازیں کسے، جن میں تحقیر کا پہلو غالب تھا۔ جب نظام المالک کے بڑے لڑکے جمال الدین کو، جو اس وقت خراسان کا گورنر تھا، یہ خبر ملی تو وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور بلخ سے اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے فوراً دربار میں پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی موجودگی میں مسخرے کی زبان میں دربار میں ہی سوراخ کیا۔ اس ظالمانہ اور بہیمانہ سزا سے مسخرہ فوراً مر گیا۔ ملک شاہ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن بعد میں اس نے خراسان کے میر بو علی کو لکھا کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو جمال المالک کو زہر پلا کر ختم کر دو۔ چنانچہ بو علی نے جمال المالک کے ایک ملازم کی وساطت سے یہ کام سرانجام دیا۔ ملک شاہ اپنے عہد حکومت میں 2 دفعہ بغداد پہنچا۔
पहले 1087 में निज़ाम अल-मालिक के साथ गया। वहां उसने इमाम मूसा करखी, अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा के मज़अर्त की ज़ियारत की। उसने खलीफा अल-मुहतदी को बड़े कीमती तहाइफ भी पेश किए। मुल्क शाह दूसरी दफ़ा अक्टूबर 1091 में बगदाद गया। इस अरसा में उसने बुखारा, समरकंद और मावराल नहर के दूसरे शहर फतह कर लिए थे और उसकी सल्तनत में बहुत खुशहाली थी। यहाँ ये बयान किया जाता है कि जिन मल्लाहों ने मुल्क शाह की अफवाज को दरियाए जीहवे से पार उतारा था तो निज़ाम अल-मालिक ने अलिफाशाही कूचक के मल्लाहों को चेक लिख कर दिया था, जिसका पूरा रुपया उन्होंने अलिफाशाही कूचक से ही वसूल पाया। इससे पता चलता है कि सल्जूकी सल्तनत की हदें कहाँ तक थीं और माली इंतज़ाम किस कदर मुस्तहकम था। मुल्क शाह के ज़माने में सरकारी मुलाजमों को भी माकूल मुआवजे दिए गए और उसने सल्तनत की हदें शाम और इराक से बढ़ाकर अदन और बुहेरा असवद तक पहुंचा दी। वो खुद अदलिया की निगरानी करता था और मजहब से इस कदर मोहब्बत थी कि इसने हाजियों के रास्ते में कुनवें पानी पीने के लिए बनवाए। वो शिकार का भी बेहद शौकीन था और बाज़ दफ़ा उसने इस कदर ज़्यादा शिकार किया कि मरने वाले जानवरों की खोपड़ियाँ और सींगों से मीनार तामीर कराए। उसने अपने शिकार की तफसील लिखने के लिए एक बाकायदा रजिस्टर बनाया, जिसमें बाज़ रवायात के मुताबिक ये इंदराजात मिलते हैं कि इसने एक दिन में तन्हा 70 हिरन का शिकार किया। निज़ाम अल-मालिक की उम्र अब 80 साल के लगभग थी। दरबारी उमूर से फरागत पाने के बाद वो निज़ामिया कॉलेज के नज़्म व नसक की तरफ तवज्जो देता। वो खुद भी बहुत बड़ा आलम था। इस ज़माने में शाही ख़ानदान के अफराद निज़ाम अल-मालिक से हसद करने लगे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन तरकान खातून थी। वो वज़ीर ताज अल-मालिक की मदद से एक प्लाट तैयार कर रही थी। बदकिस्मती से निज़ाम अल-मालिक का पोता जो जमाल अल-मालिक का बेटा था और इस वक्त मरो का गवर्नर था, लोगों से बहुत बदसलूकी से पेश आता। उसके जुल्म से तंग आकर एक शख्स ने मुल्क शाह से शिकायत की और बादशाह ने गुस्से में आकर निज़ाम अल-मालिक को कहला भेजा, किया तुम हुकूमत में मेरे शरीक हो गए हो, तुम्हारे अजीज़ ही ममलकत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, बल्कि तकब्बुर और गुरूर का भी इजहार करते हैं। बूढ़ा वज़ीर इस ताना को बर्दाश्त न कर सका। उसने जवाब में लिखा कि जिसने तुम्हें ताज अता किया है उसने मुझे दस्तार अता की है और ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती। सुल्तान को इस जवाब से बड़ा रंज पहुंचा और निज़ाम अल-मालिक को मुलाजमत से अलहदा कर दिया और उसकी जगह तरकान खातून का वज़ीर ताज अल-मालिक मुकर्रर किया। लेकिन निज़ाम अल-मालिक इस बेइज्जती को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका। चुनांचे 15 रमज़ान 485 के मुताबिक 1092 को नहावंद के करीब एक देलमी नौजवान जो हसन बिन सबा की जमात यानी फिदाइयों का रुकन था, शाम के वक्त निज़ाम अल-मालिक के खैमे में दाखिल हुआ और इसे एक खंजर से हलाक कर दिया। इस तरह निज़ाम अल-मालिक के पेशरू की दुआ तकमील को पहुंची। निज़ाम अल-मालिक की वफ़ात के एक माह बाद मुल्क शाह भी फौत हो गया और इस तरह सल्जूकी ख़ानदान का दूसरा बड़ा बादशाह इस दुनिया से रुखसत हुआ। इमाद अल-दीन इस्फ़हानी लिखता है कि मुल्क शाह आदिल, शुजा, हौसलामंद, निडर, साहिब-इल-राय, बातदबीर और तख्त व ताज का हकीकी फरमानरवा था। सल्जूकी सलातीन में उसके आगाज़ और अंजाम में एक तनासुब था। जिस मुल्क पर हमला किया इसको फतह किया और जिस दुश्मन के मुकाबले के लिए निकला इसे ज़ेर किया। शाम अंतिकिये से कुस्तुनतुनिया की सरहद तक पहुंच गया और उन मुल्कों से 1000 दिनार सुर्ख वसूल किए। मलिक शाह ने इतने मुल्क ज़ेर नगीन किए और सल्जूकी हुकूमत का रकबा इतना वसी कर दिया कि खुलाफाए मुतक़द्दमीन के सवाबात के किसी दौर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी सल्तनत का रकबा तूल में चीन से बैत अल-मक़दस और अर्स में कुस्तुनतुनिया से बुहेरा खिज़र तक बकौल इब्न खुलकुन था। सल्तनत की तौसी के साथ साथ इसको इल्मी और तमद्दुनी हैसियत से भी औज कमाल तक पहुँचाया। रावनदी का बयान है कि मुल्क शाह के असलाफ ने जहांगीरी की और उसने जहांदारी। उन्होंने हुकूमत का पौधा नस्ब किया, इसने फल खाया। उन्होंने तख्त सल्तनत बिछाया, इसके ज़माने में बरगोबार लाया। इसका दौर सल्जूकी सल्तनत के शबाब मुख की बेहार और लिबास शाही की ज़ेब व ज़ीनत का ज़माना था। वो आदिल था, चुनांचे इसका लक़ब भी अल-मालिक अल-आदिल हो गया। रावनदी लिखता है कि क़याम अदल में इसको इतना एहतिमाम था कि इसके ज़माना में ज़ुल्म मफ़कूद हो गया।
اگر شازو نادر کسی پر ظلم ہو جاتا تو مظلوم براہ راست مکشا سے فریاد کر سکتا تھا۔ اس کی عدل پروری کی بہت سی مثالیں تاریخ میں مذکور ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی عموماً فوج اور اس کے افسروں کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن مکشا کے خوف سے سلجوقی فوجوں کو اس کی بھی جرت نہ ہوتی تھی۔ عوام بے خوف ہو کر اس کی فوج میں گھومتے پھرتے تھے اور کسی فوجی کو ان پر زیادتی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ رعایا کی سہولت کے لیے رفع عامہ کے بہت سے کام سرانجام دیے، حدود سلطنت میں ہر قسم کے تجارتی ٹیکس موقوف کر دیے، سارے ممالک محروسہ میں سڑکیں نکلوائیں، گزرگاہوں پر سرائیں اور دریاؤں پر پل تعمیر کروائے، مکہ معظمہ کے راستے پر جا بجا پانی کے ذخیرے کے لیے حوض اور تالابیں بنوائے، بدوؤں اور حرم کے خدام کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس کے زمانے میں شیخ الحرم کی جانب سے ہر حاجی سے 7 دینار ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ملک شاہ نے اس کے معاوضہ میں جاگیر مقرر کر کے ٹیکس بند کرا دیا۔ اس کے دور میں علم کو بہت ترقی ہوئی، خصوصاً بغداد میں مدرسہ نظامیہ کا قیام، پھر اس میں امام غزالی جیسے یگانہ اثر عالم مقرر کیے۔ اس کے علاوہ بلخ، نیشاپور، ہرات، اصفہان، بصرہ، موصل، عامل اور عراق کے تمام شہروں میں مدرسے قائم کیے۔ تمام طلباء کو وظائف ملتے تھے۔ نظام المالک توسی جیسے قابل وزیر کی نگرانی میں یہ سب کام ہوتا تھا، جو خود اپنی آمدنی کا 10واں حصہ مدارس کے لیے نکالتا تھا۔ مکشا خود بھی صاحب علم تھا اور اس سے زیادہ علم و فن اور اہل علم اور ارباب کمال کا قدردان تھا۔ اس نے سلجوقی حکومت کے جغرافیے پر خود ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس کے دور کی علمی خدمات کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر زج مکشا ہی ہے، جس کو اس کے نام پر حکیم عمر خیام نے ترتیب دیا تھا۔ زج چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ مکشا کو فن تعمیر سے بھی دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے دارالسلطنت اصفہان میں شہر کے اندر اور بیرون شہر بکثرت عمارتیں بنوائیں اور باغات لگوائے۔ نغمہ اور سرور سے بھی ذوق رکھتا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک سبق آموز واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک دفعہ خوش گلو اور حسین مغینہ کا گانا سن رہا تھا۔ اسے اس کی آواز اور صورت بہت بھائی۔ جب سلطان کی نیت میں فطور پیدا ہوا تو مغینہ نے کہا، شاہ، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسین و جمیل چہرہ آتش دوزخ کا ایندھن بنے۔ حلال و حرام کے درمیان صرف ایک بول کا فاصلہ ہے۔ سلطان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ اس نے کہا، تم سچ کہتی ہو، اور اسی وقت قاضی بلوا کر نکاح کر لیا۔ ابن خلقن جلد دوم صفحہ 124۔ سلطان سیر و شکار کا بڑا شائق ہی نہ تھا بلکہ فریفتہ تھا، اس کے اوقات کا بڑا حصہ اس شغل میں صرف ہوتا تھا۔ ایسا قادر تیر انداز تھا کہ ایک دفعہ ایک دن میں 70 ہرن شکار کیے، ہر شکار کے کفارہ میں 1 دینار خیرات کرتا تھا۔ اس کے شکاروں کی مجموعی تعداد 10,000 جانوروں تک پہنچتی ہے۔ اس کا مستقل شکار نامہ لکھا جاتا تھا، جو کتابی شکل میں بعد میں بھی موجود تھا۔ عرب، عراق، خراسان، ماورانہ خوزستان اور اصفہان وغیرہ میں جہاں بڑی بڑی شکارگاہیں تھیں، وہیں اس نے شکار کی یادگاریں قائم کی تھیں۔ ان مندرجہ بالا صفات و کمال کی بنا پر اور اپنی سیرت کے لحاظ سے مکشا دنیا کے بہترین سلاطین میں سے تھا۔ نظام المالک توسی۔ مکشا کا ذکر نظام المالک کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ نظام المالک کا نام ابو علی حسن بن اسحاق ہے۔ یہ اپنے وقت کا جلیل القدر مدبر تھا۔ اس کی پیدائش 1017 کے لگ بھگ توس میں ہوئی۔ باپ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود تعلیم خاطر خواہ ہوئی۔ حدیث و فقہ اور عربی زبان میں اعلیٰ مقام درجہ حاصل کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد حاکم بلخ نے اپنے دیوان رسالت میں اسے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز کیا۔ نظام المالک نے فطری ذہانت کی بدولت یہاں بہت عزت اور ناموری حاصل کی، یہاں تک کہ حاکم بلخ نے زندگی کے آخری لمحات میں شہزادہ الپ ارسلان کی خدمت میں پرزور سفارش کی۔ اسی سفارش کا نتیجہ ہوا کہ شہزادہ نے اسے اپنا سفیر مقرر کیا، اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اسے ایران کی وزارت عظمیٰ کا منصب سونپ دیا۔ نظام المالک ایک اعلیٰ درجے کا مدبر اور ایک متدین عالم تھا۔ دہریوں، ملحدوں اور فرقہ اسماعیلیہ سے اسے دلی نفرت تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ دین حق کے بدترین دشمن ہیں۔ نظام المالک علماء کا قدردان تھا، اہل خیر کا دوست، اہل علم کا شدائی تھا۔ وہ شب و روز اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ملک میں امن و امان قائم رہے، عوام خوشحال ہوں اور علم و دین کی اشاعت ہو۔ نظام المالک نے وزارت کے دوران سب سے پہلا اہم کام یہ کیا کہ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔
اس مدرسے میں جس کو حقیقت میں یونیورسٹی کہنا چاہیے شہرا آفاق معلم تدریس مقرر کیے گئے تھے۔ نظام المالک کا زوال۔ نظام المالک خوشحالی اور امن و امان کے اس دور میں بیشتر وقت مکشا کے ساتھ گزارتا تھا اور مفید مشوروں سے اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ ساتھ ہی وہ ان مدارس کی دیکھ بھال بھی کرتا جو اس نے بغداد، نیشاپور اور اصفہان میں قائم کیے تھے۔ نظام المالک کے 12 بیٹے تھے اور سب کے سب سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ اس خاندان کی ذہانت اور فطانت ہمیں ایران کے نامور برمکی خاندان کی یاد دلاتی ہے۔ اس خاندان کا انجام بھی ویسا ہی حسرت ناک ہوا جیسا کہ برمکی خاندان کا ہوا تھا۔ نظام المالک کے خاندان کے جا و جلال پر اکثر لوگ حسد کرنے لگے اور حاسدوں نے کئی مبالغہ آمیز باتیں بادشاہ تک پہنچا کر نظام المالک کو سبکدوش کروا دیا۔ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت حج کو جا رہا تھا تو راستے میں نہاوند کے مقام پر ایک فدائی نے پیٹ میں خنجر بھونک کر اس جلیل القدر عالم کا خاتمہ کر دیا۔ بعض تذکرہ نویس یہ بھی لکھتے ہیں کہ قتل تاج المالک کی ایما پر ہوا تھا، جو معزول شدہ وزیر کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ مکشا کے جانشین۔ مکشا کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا برقیہ روق تھا جس کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ محمد اس سے 6 ماہ چھوٹا تھا۔ سنجر کی عمر 8 سال تھی اور سب سے چھوٹا محمود تھا جس کی عمر 4 سال تھی۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد ترکان خاتون نے، جو کہ اس وقت بغداد میں تھی، اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ خلیفہ المقتدی پر دباؤ ڈال کر اس سے بھی رضامندی حاصل کر لی۔ برقیہ روق باپ کی وفات کے وقت اصفہان میں تھا، اس لیے ترکان خاتون نے اس کی قید کے احکامات بھیج دیے۔ برقیہ روق مکشا کی دوسری بیوی زبیدہ کے بطن سے تھا، لیکن اس سے بیشتر ہی نظام المالک کے بیٹوں نے رے میں لے جا کر تاج پہنایا۔ اس عرصے میں ترکان خاتون نے مج المالک، تاج المالک، ابو